हेलो एंड वेलकम गाइस। साइंस सीकर्स के एक और नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं दो लाइन बोलूँगा, शायरी नहीं, मैं दो बात बोलूँगा कि मुझे लगा था कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे दिसंबर लास्ट में होंगे या दिसंबर मिड में होंगे। इस वजह से मैंने बहुत ही बड़े बड़े लेक्चर बनाए, छोटी से छोटी बेसिक चीज़ को मैंने कवर करने की कोशिश की अभी तक के वीडियोज़ में। बट गाइज, आज से जो अपना लेक्चर रहने वाला है, मैं इसमें आपको जो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो कि एग्ज़ाम में आने वाली हैं, मतलब कि मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, इतना पढ़ाऊँगा कि जितने से आपका काम हो जाए। और मुश्किल से मैं 15 या 20 दिन के अंदर अंदर आपको सारी चीज़ें कवर करके एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से बता दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज़ ले आऊँगा। तो गाइज़, अभी से पढ़ लो, तुम्हारे एग्जाम आ गए हैं और ध्यान से पढ़ाई कर लो, ठीक है। मेरा ऐसा रहेगा कि मैं एक वीडियो में आपका एक टॉपिक कवर कर दूंगा, या कोशिश रहेगी कि एक चैप्टर आपका हो जाए भी अच्छे से डिटेल के साथ। ऐसा नहीं कि वन शॉट करके और मैं आपकी चीज़ें स्किप कर दूं। मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा और आपके एग्जाम से पहले सब कुछ हो जाएगी, और मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ, तो ध्यान लगाकर पढ़ाई करो। अब टाइम बचा नहीं अपने पास, ठीक। तो आज मैं आपको सबसे पहले मैं आपको रिस्पिरेशन पढ़ाने वाला हूँ। आज अपना बायोलॉजी का लेक्चर होने वाला है। तो रिस्पिरेशन क्या होता है, रिस्पिरेशन में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं और एनर्जी हमें कैसे मिलती है जो हमने खाना खाया, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और फटाफट चलता हूँ मैं। तो देखो, मैंने न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन वाले में आपको बताया था कि हमारी जो बॉडी है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह काम करती रहती है हमेशा। उसे एक कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसको एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी? एनर्जी हमको मिलेगी फूड से, ठीक है। फूड हमको क्या देता है? एनर्जी। जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो हमको फूड में ग्लूकोज मिलता है। और अगर जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो उस ग्लूकोज को हमारे ब्लड में डाल दिया जाता है। जहाँ भी हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है उस सेल में हम ब्लड से उस सेल में ग्लूकोज को पहुँचा देते हैं। तो हमको ग्लूकोज से कैसे एनर्जी मिलती है गाइज, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए अपना रिस्पिरेशन चैप्टर है, ठीक है। मतलब देखो, जो ग्लूकोज है अपना, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 6 CO2 और 6 वाटर और एनर्जी अपने साथ लिबरेट करता है, ठीक है। यही रिएक्शन है रिस्पिरेशन की। होता क्या है गाइस, अपने ग्लूकोज का जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। इसी को रिस्पिरेशन बोलते हैं। उसमें से एनर्जी निकाल ली जाती है। तो मैंने क्या बोला कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है ऑक्सीजन का यूज करके, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और कुछ एनर्जी रिलीज कर दी जा रही है। इसी को रिस्पिरेशन बोलते हैं। गाइस देखो, ये ग्लूकोज जो है एक स्टेप में तो नहीं टूटता है कि हमने भैया ग्लूकोज उठाया और ग्लूकोज को हमने सीधे तोड़ दिया, एनर्जी निकाल ली, ऐसा नहीं होता। मल्टी स्टेप प्रोसेस है रिस्पिरेशन। ग्लूकोज को सबसे पहले किस में तोड़ा जाता है? पायरुवेट में तोड़ा जाता है, और इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज को सबसे पहले पायरुवेट में तोड़ा जाता है, फिर पायरुवेट को फर्दर तोड़ा जाता है किसमें? और CO2 में, वाटर में, और एनर्जी निकाली जाती है इससे। तो लेकिन जो पहला स्टेप है, जो ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, इस स्टेप को गाइज ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। गाइज, जो ग्लाइकोलिसिस होती है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। आपने सेल देखा होगा, सेल में जो फ्लूइड मैटर होता है, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, मैक्सिमम रिएक्शंस जो है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होती हैं। गाइज, ये जो ग्लूकोज को तोड़ने के बाद हमको पायरुवेट मिला है, इसके साथ क्या करती है सेल, जहाँ से हमको एनर्जी मिलती है? तो सबसे पहले जो सेल होती है उसकी हम कंडीशन देखते हैं कि वो ऑक्सीजेनिक सेल है या बिना ऑक्सीजन के काम करती है, यहाँ पर या उस सेल में ऑक्सीजन की कमी है। तो देखो, इसमें मैंने लिखा हुआ है डिफरेंट सेल्स और ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज दिस पायरुवेट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ CO2, मतलब कि O2, मतलब कि वो देखना चाहता है ऑर्गेनिज्म जो है उसके पास ऑक्सीजन कैसी है, ठीक है। तो उस ऑक्सीजन की डिमांड पर हम पता करते हैं कि इस पायरुवेट को किस तरीके से तोड़ा जाता है। तो मैंने गाइस बोला कि इस पायरुवेट का किस तरीके से सेल यूज करेगी। पहला जो है, किस तरीके से अगर पायरुवेट को यूटिलाइज करेगी सेल, तो वहाँ पर हम ऑक्सीजन देखते हैं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है या उस ऑर्गेनिज्म या उस सेल के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो किस तरीके से रिस्पिरेशन करेगी, मतलब कि वो ग्लूकोज को किस तरीके से तोड़ेगी। तो क्या करेगा? ये एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पिरेशन हो रहा है तो इसको एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, जो ग्लूकोज से पायरुवेट टूटा था, ग्लूकोज से पायरुवेट टूटा था ना, तो फिर जो वो पायरुवेट मैंने लिया है, उस पायरुवेट को मैं आगे कैसे तोड़ूंगा? अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट को तोड़ा जा रहा है गाइज, तो 3 CO2 के मॉलिक्यूल मिलते हैं, एक अपना वाटर मिलता है, उसके साथ कुछ एनर्जी रिलीज होती है। फिर ये एनर्जी यूज कर ली जाती है डिफरेंट प्रोसेसेस में, अलग अलग डाइजेशन के लिए यूज कर ली जाती है। हम भी अपनी सर्वाइवल के लिए जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं या लाइफ प्रोसेसेस करते हैं, उनमें इनका यूज कर लिया जाता है। अच्छा, ग्लूकोज से मैंने बोला पायरुवेट बनाती है, तो पायरुवेट मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म में बनता है। लेकिन इस पायरुवेट को कहाँ तोड़ा जाता है? तो गाइस, ये माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़ा जाता है। दिस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। एक साइकिल है, ठीक है। पायरुवेट को एनर्जी बनाने में एक साइकिल परफॉर्म करती है सेल।
सेल नहीं, सेल की माइटोकॉन्ड्रिया, तो उस साइकिल को क्रेब्स साइकिल बोलते हैं गाइस। ये इंपॉर्टेंट है। क्रेब्स साइकिल के बारे में आपके चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिया नहीं हुआ, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। आप 11th में पहुँचोगे तो वहाँ पे रिस्पिरेशन जब आप पढ़ोगे तो क्रेब्स साइकिल बहुत अच्छे से बताया हुआ है बायोलॉजी में। तो देखो क्रेब्स साइकिल बोलते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है, तो क्रेब्स साइकिल वाली बात याद रखनी है। और होती कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो क्या करेगा? ठीक है, ऑक्सीजन एब्सेंट है तो इस ऐसे रिस्पिरेशन को एनाएरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, मैंने बोला कि जो पायरुवेट बना था उसको कैसे तोड़ेगी सेल? अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुवेट को तोड़ेगी किस में? इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस एनर्जी में। ठीक है, फिर यहाँ से एनर्जी निकल गई। ऐसा कहाँ होता है? जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो। इस तरीके का रिस्पिरेशन गाइस फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है। फर्मेंटेशन क्या होता है? आपके घर में इडली बनती हुई आपने देखा होगा, ठीक है, तो क्या करती है मम्मी? सबसे पहले दाल को भिगो देती है, उसको सड़ाती है, ठीक है, वही फर्मेंटेशन है। जब वो सड़ जाता है तो उसको पीसती है। तुमने देखा होगा कि वो पूफी नेचर की हो जाती है, फूली फूली रहती है, तो वो इस CO2 की वजह से फूली रहती है गाइस। ठीक है, इसी को फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है कई चीज़ों में यूज किया जाता है, बेकरी में यूज किया जाता है, आपका अल्कोहल, वाइन, बियर, विस्की, ये सब बनाने में फर्मेंटेशन का यूज होता है। ठीक है, और तीसरा टाइप है गाइस, अगर अपने पास ऑक्सीजन की कमी रहे, अपने पास ऑक्सीजन जो है अच्छे अमाउंट में नहीं रहे। अगर ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में है तो एरोबिक रिस्पिरेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में नहीं है तो एनाएरोबिक रिस्पिरेशन होगा। तो एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है? पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में तोड़ा जाता है, प्लस एनर्जी निकलती है। एनाएरोबिक ए भी था, इसमें किस में तोड़ा गया? पायरुवेट से इथेनॉल और CO2 और एनर्जी में तोड़ा गया। और अगर लैक ऑफ, यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं था, यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी है। ऐसा होता कब है? जब हम लोग दौड़ते हैं या हम लोग जब कभी कोई एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो गाइस पसीना होने लगता है, हम थक जाते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। और जब हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हर जगह पे पहुंच नहीं पाता उस टाइम पे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क किए रहते हैं। तो अगर जिस मसल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पर ये वाली रिस्पिरेशन होती है, एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। तो उसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और जिस सेल में, मसल सेल में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हुई है, इस लैक्टिक एसिड की वजह से पेन होता है। देखो मैंने लिखा है कॉजेज क्रैम्स ऑफ आवर मसल व्हेन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों तरीके के रिस्पिरेशन आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। उसके बाद देखो मैंने ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताया था। अब जो मैंने बोला कि ग्लूकोज से पायरुवेट में तोड़ा जाता है गाइस, देखो ग्लूकोज से पायरुवेट टूटना, चाहे वो सेल एरोबिक हो, एनाएरोबिक हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ऑक्सीजन एब्सेंट हो, वो प्रोसेस सारे ऑर्गेनिज्म में होगी या सारे सेल्स में होगी। ठीक है, एनर्जी को वहाँ से ऑब्टेन करने के लिए। तो ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो हर जगह पर होती है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन कहाँ पे होता है? एरोबिक रिस्पिरेशन, एनाएरोबिक रिस्पिरेशन, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो वो दोनों में होता है। ग्लाइकोलिसिस सब में होता है। और क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, मैंने ये वाला बताया था। क्रेब्स साइकिल वहीं पे होता है जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वहाँ पर एनाएरोबिक रिस्पिरेशन होता है। ठीक है, और क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होती है? अच्छा, अब ये ग्लाइकोलिसिस जो है, दूसरा क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस होती कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या सभी में? तो ग्लाइकोलिसिस अपने किस में होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो मैंने बताया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिस्पिरेशन होता है एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो अपना क्रेब्स साइकिल होता है। तो जो ये अपना ग्लाइकोलिसिस है ये साइटोप्लाज्म में होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है गाइज, मिल जाएंगे आपको एग्जाम में, हो सकता है इस बार। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिस्पिरेशन में आपने देखा कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, वो चाहे एनाएरोबिक हो चाहे एरोबिक हो। ठीक है, अपना जो ग्लाइकोलिसिस है वो हर सेल में हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो प्लांट्स में ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो प्लांट्स में और एनिमल्स में अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो मैंने दोनों बताया है और इसी एक लेक्चर में बताया है। ठीक है गाइज, बहुत ही अच्छा लेक्चर मैंने बनाया है, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, डिज़ाइन करने में, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर और कम टाइम में कराना है, तो मैंने बहुत बारीकी से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा, आपके लास्ट टाइम में रिविजन के लिए बहुत ही अच्छी सीरीज है ये। चलो फिर मैं प्लांट्स पे आता हूँ। प्लांट में गैसियस एक्सचेंज के लिए गाइज, मीजोफिल सेल में जो लीफ की मीजोफिल सेल होती है उसमें स्टोमेटा होते हैं, कुछ ओपनिंग होती है, उनको स्टोमेटा बोलते हैं। मैंने फोटोसिंथेसिस वाले जो लेक्चर में अपने स्टोमेटा को ब्रीफ में एक्सप्लेन किया, लेकिन एक बार बेसिक जो जो चीज़ें यहाँ पर यूज होने वाली है मैं उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले देखो, ये मीजोफिल सेल ले ली मैंने प्लांट की, उसका ट्रांसफर सेक्शन है, इसको काट कूट के मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो, जो ये ऊपर वाली सेल है इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। आउटर मोस्ट जो सेल होती है, लेयर, सेल की लेयर होती है, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, चाहे वो प्लांट की बात करें या ह्यूमन बॉडी की बात करें। तो यहाँ पर देखो एक ओपनिंग है, यहीं पर स्टोमेटा प्रेजेंट है गाइस। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर भी ओपनिंग है, यहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट है। तो ये स्टोमेटा से क्या होता है? गैसेज एक्सचेंज किया जाता है, ऑक्सीजन और CO2 का इसमें से
एक्सचेंज किया जाता है। तो देखो मैंने स्ट्रक्चर में भी पूरा लेबलिंग दे दिया है, तो ये वाला भी डायग्राम आपके बुक में है, तो ये बार लेबलिंग देख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। तो स्टोमेटा ये होता है, ये एपिडर्मिस है, इसको पैरेन्काइमा बोलते हैं, ये भी पैरेन्काइमा है, ये स्टोमेटा है। और यहाँ पर किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, तो डिफ्यूजन की हेल्प से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। और यहाँ पर मैंने स्टोमेटा को, इसमें से स्टोमेटा मैंने निकाला, यहाँ एक और डायग्राम बनाया मैंने, तो मैंने स्टोमेटा का बताया था, ये देखो ये एक ओपन स्टोमेटा है, और स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में वाटर का रोल होता है, ये भी पता है। ये गार्ड सेल है, ये एपिडर्मल सेल है, और स्टोमेटल पोर है गाइस। स्टोमेटा के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप फोटोसिंथेसिस वाला लेक्चर एक बार देख लीजिएगा, बाकी इतना ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक लाइन लिखी है मैंने, इन स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज अकर्स बाय डिफ्यूजन, मतलब स्टोमेटा में डिफ्यूजन से गैसेस एक्सचेंज होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। यहाँ पर 3-4 अलग अलग ऑप्शन देखे तो डिफ्यूजन वाला। और जो डिफ्यूजन की डायरेक्शन होती है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट किस साइड से किस साइड होगा, ये इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का, उस पर डिपेंड करती है। और प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है कि प्लांट को कैसी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन चाहिए या CO2 चाहिए। तो आपको पता है कि रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, बट आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है। तो प्लांट की कैसी रिक्वायरमेंट है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जब नीड है या ऑक्सीजन की नीड है। तो देखो प्लांट में कब किसकी नीड होती है, मैंने इसको यहाँ भी एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो नाइट में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, नाइट में देखो फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है। तो नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। और फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन है 6CO2 12H2O, 6 ग्लूकोज दे रहा है अपना, वाटर दे रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये तो रिएक्शन नहीं होती है। तो CO2 तो अभी भी प्लांट के पास है, ये वाली CO2 है, ठीक है। अब रिस्पिरेशन में क्या होता है, इस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और CO2 और वाटर में तोड़ा जाता है, प्लस एनर्जी निकलती है, ठीक है। मैंने रिस्पिरेशन की इस डिफिनीशन में बताया। तो गाइज यहाँ पर भी CO2 बन रहा है, ठीक है। और दिन में ये वाला CO2 भी बच रहा है। अब ये CO2 इकट्ठा हो जाता है, अमाउंट ऑफ CO2 जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है सेल में। तो रात में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है अगर, तो इस CO2 को यूज कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। लेकिन फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही है, और रिस्पिरेशन 24 घंटे होते हैं, क्योंकि एनर्जी की डिमांड तो हमेशा होती है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो यहाँ पर CO2 का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस CO2 को क्या करती है सेल जो है प्लांट की, वो रात में इस CO2 को रिलीज करती है। तो एलिमिनेशन ऑफ CO2 इज मेजर एक्टिविटी गोइंग इन नाइट। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि नाइट में प्लांट के CO2 उसमें स्टोमेटा में क्या होता है, तो स्टोमेटा से क्या किया जाता है, CO2 का एलिमिनेशन किया जाता है नाइट में। इसीलिए बोलते हैं, देखो तुमने सुना होगा कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, इसी वजह से, क्योंकि रात में जो है CO2 निकालती है प्लांट, और पेड़ या कोई भी प्लांट है CO2 निकालता है, उसके पास रहोगे तो CO2 तुम्हारे पास आएगा, और जब CO2 अपनी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग को सफोकेशन होने लगेगा, हमारी जान भी जा सकती है। और डे में क्या होता है, जो ये CO2 यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है रिस्पिरेशन में, उसको फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है प्लांट, इसलिए अमाउंट ऑफ CO2 ज़्यादा नहीं रहती है बॉडी में, इसलिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्लांट दिन में। तो नेचर को देख रहे हो कितना सिस्टमेटिक तरीके से डिजाइंड है कि जब हमको ऑक्सीजन की नीड होती है प्लांट दे रहा है, प्लांट को CO2 की नीड होती है, तो हम जो CO2 छोड़ते हैं उसको भी प्लांट ले रहा है फोटोसिंथेसिस में, और वो खुद भी यूज कर रहा है। तो नेचर ने बहुत अच्छे से सब कुछ डिजाइन किया हुआ है गाइस। तो प्लांट में आपने देख लिया कि गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या होता है, स्टोमेटा होता है। लेकिन हर इंसान के पास, हर ऑर्गेनिज्म के पास तो स्टोमेटा होता नहीं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म प्लांट नहीं होता है। बड़ा ही सड़ा जोक था, ठीक है। तो प्लांट्स में तो स्टोमेटा होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, लेकिन और ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर 4 जो है अलग अलग तरीके से गैसियस एक्सचेंज के टाइप बताएं, और ये आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा इसके बारे में, लेकिन एग्जाम में आ सकता है। बेसिक है, इसको जानना जरूरी है। बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो इतना तो पता ही होना चाहिए ना। तो सबसे पहला जो है, बॉडी सरफेस से कहाँ पर गैसेस एक्सचेंज किया जाता है, तो अर्थवर्म को देखा होगा आपने। हाँ, अर्थवर्म की बॉडी सरफेस से ही गैसेस एक्सचेंज कर लिया जाता है गाइस, उसके पास नाक कान तो होते नहीं। और फ्रॉग की भी स्किन से जो है गैसेस एक्सचेंज कर लिया जाता है, बॉडी सरफेस या इसको स्किन भी बोल सकते हैं, जहाँ पर स्किन से गैसेस एक्सचेंज किया जाए, ठीक है। तो किस में, अर्थवर्म में और फ्रॉग में। फ्रॉग गाइज एक ऐसा एग्जाम्पल है, ये लगभग सभी में आता है, अभी आप देख लोगे। और दूसरा ट्यूब से, ट्यूब अगर प्रेजेंट हो गैसेस एक्सचेंज के लिए, इसको ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं, या इसी को मालफिगियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अगर ये प्रेजेंट है तो गैसेस एक्सचेंज, इस टाइप का गैसेस एक्सचेंज किस में होगा, तो जो इंसेक्ट्स होते हैं गाइज, इंसेक्ट्स में ये चीज़ें होती हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। और गिल्स अगर देखा जाए तो सबको पता है, मछली में, फिश में। और गाइज जो मेढक का लार्वा होता है, जब फ्रॉग जो होता है वो बच्चा होता है, एकदम छोटा सा होता है, तो लार्वा होता है। और वो लार्वा लगभग मछली के लार्वा को आप देखोगे तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे जब छोटे होते तो जो फ्रॉग का लार्वा होता है, ये लार्वा भी गिल्स से सांस लेता है, ठीक है। देखो ये फ्रॉग यहाँ पर स्किन से सांस ले रहा था, गैसेस एक्सचेंज कर रहा था, और यहाँ गिल्स से भी लार्वा यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज कर रहा है। और लंग्स में देखा जाए तो लंग्स अगर हमारे पास होते हैं, फ्रॉग लंग्स से भी करता है गाइस। देखो तो तीनों एग्जाम्पल में आ गया ना अपना, बॉडी सरफेस, गिल्स और लंग्स, तीनों में फ्रॉग आ गया। और लंग्स की हेल्प से कौन कर रहा है गैसेस एक्सचेंज, तो लिजार्ड कर रही है, बर्ड कर रहा है, ह्यूमन बींग कर रहे हैं, ये सारे लोग लंग्स से कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपके एग्जाम में आ सकती है। अब देखो प्लांट की तो बात हो गई रिस्पिरेशन में, अब हम लोग ह्यूमन्स पे आ जाते हैं कि ह्यूमन में रिस्पिरेशन कैसा होता है।
तो अभी यहाँ पर केवल आप इस पे डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, लेवलिंग पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा जो भी चीज़ें यहाँ पर जरूरी है। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाए गाइस। और डायग्राम से क्या मतलब है, आपको तो पढ़ने से मतलब है। तो ये देखो अपना जो लंग्स स्टार्ट होता है अपने नाक के पास से सांस लेते हैं हम लोग, ठीक है, नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, नॉस्ट्रिल के होते हुए रास्ते से गले में पहुंचता है, गले से गाइस एक ट्रैकिया होती है, ठीक है। अब ये ट्रैकिया कुछ दूर चलने के बाद डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में, एक राइट की तरफ निकल जाती है, एक लेफ्ट की तरफ निकल जाती है। अब जब निकलती है लेफ्ट की तरफ तो ये गाइस देखो ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया यहाँ पर भी है, लेकिन मैंने एक में ही बनाया है। तो वहाँ पर निकलने के बाद जब कुछ और अंदर जाती है, जब वो फेफड़े के अंदर चली जाती है, फोम लाइक स्ट्रक्चर होता है फेफड़ा, उसके अंदर जब चली जाती है तो फेफड़े के अंदर जाने के बाद कई पार्ट में डिवाइड होती जाती है, ठीक है, ऐसे डिवाइड होती हुई चली जाती है। अब ये ट्रैकिया यहाँ से आई तो यहाँ पर डिवाइड हुई, तो सबसे पहले इस जहाँ पर डिवाइड हो रही है इसको ब्रोंकस बोलेंगे, यहाँ पे ब्रांच बन जा रही है ना तो इसको ब्रोंकस बोलेंगे। और अंदर जाने के बाद फर्दर डिवाइड हो रही है तो इसको ब्रोंकियोल बोलते हैं, ठीक है, लास्ट में जो है ये इसको ब्रोंकियोल बोलते हैं। और जो टर्मिनल पार्ट होता है गाइज, ये जो ट्रैकिया आती हुई डिवाइड होती हुई जाती है, लास्ट में क्या करती है, एक गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर बना लेती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको एल्ब्यूलाई बोलते हैं। और यही एल्ब्यूलाई अपनी जो होती है गैसियस एक्सचेंज में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है, यहीं पर ऑक्सीजन CO2 को एक्सचेंज कर लिया जाता है। देखो ट्रैकिया पर जाते वक्त आप देखे होंगे ये लाइन क्या है, ये रिंग टाइप का मैंने स्ट्रक्चर बनाया गोल गोल। तो गाइज ये रिंग जो स्ट्रक्चर है रिंग, ये किसका होता है, कार्टिलेज का होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है। और ये रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करती है, मान लो ये ट्रैकिया है अपनी और इसके चारों तरफ एक रिंग बनी हुई है, तो ये रिंग क्या करेगी, कार्टिलेज की है, तो इसको जो ये मान लो ये पंप है, ये इलास्टिक है, रबड़ की पंप है, तो इसमें हवा जाएगी, या हवा जब खींचेगी अंदर तो यहाँ पिचक जाएगी, या ऊपर जाएगी तो पिचक जाएगी। तो क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पर एक रिंग लगाई हुई है कार्टिलेज की, तो इसने चारों तरफ से इसको पकड़ के रखा है, तो इसको चिपकने नहीं देती है, कोलैप्स नहीं होने देती है। यही इसका फंक्शन है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है कि रिंग ऑफ कार्टिलेज का क्या फंक्शन लिखा है मैंने, एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, मतलब कि जो हवा के पास करने के लिए जो ये पैसेज है ये कोलैप्स नहीं करता, चिपकता नहीं है, ठीक है। अब ये देखो ट्रैकिया, ब्रोंकस और ब्रोंकियोल और एल्वुलाई, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लिए होंगे कि जब सबसे पहले ट्रैकिया डिवाइड करती है फर्स्ट टाइम तो ब्रोंकस बोलते हैं, पहली बार ब्रांच बनती है तो, और जब फर्दर ब्रांच बनती है किसमें, ब्रोंकस में, तो उसको ब्रोंकियोल बोलते हैं। और टर्मिनल पार्ट जो है ट्रैकिया का उसको एल्वुलाई बोलते हैं, ठीक है। देखो मैंने नाक वोक नहीं बनाया यहाँ पर क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, लेक्चर आपको जल्दी कराना है। तो देखो नॉस्ट्रिल मैं बता देता हूँ, नॉस्ट्रिल अपनी नाक होती है और अपनी जो रिस्पिरेटरी एक्सचेंज वाली जो अपना ऑर्गन है तो अपने नाक से ही स्टार्ट होती है। तो देखो नॉस्ट्रिल में मैंने लिखा है कि एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, मतलब यहाँ से एयर खींच ली जाती है बॉडी में। और जब आप देखोगे नाक के अंदर जाओगे, टॉर्च लेके देखोगे, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा जो नॉस्ट्रिल की वाल होती है उस पर कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और म्यूकस होता है। अभी जो हेयर्स होते हैं, कोई डस्ट पार्टिकल या कोई छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी नाक में घुसेगा तो ये हेयर्स उसको कैच कर लेंगे, अंदर नहीं जाने देंगे। अगर अंदर गया तो हमारे लंग्स में इन्फेक्शन कर सकता है। ये म्यूकस भी होता है, ये भी उसको रोक लेता है, उसी अपने म्यूकस में उसको चिपका लेता है, फ्लूइड नेचर रहता है, तो ये अंदर नहीं जाने देंगे किसी भी गड़बड़ चीज़ को जो हमारे लंग्स को नुकसान पहुँचा सकें। तो यहाँ पर आपकी बुक में लिखा हुआ है दिस लाइनिंग हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नॉस्ट्रिल की जो वॉल होती है वो किस उसका क्या रोल है, तो ये लिखा हुआ है दिस लाइनिंग हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ एयर टेकन, मतलब कि वह लाइनिंग एयर को फिल्टर कर देती है, उसमें से फालतू चीज़ें जो हमारे लंग्स में जाकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं उसको बाहर ही रोक लेती है। गाइज एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पायर थ्रू स्किन गिल्स लंग्स, वही फ्रॉग वाला क्वेश्चन है। तो फिश तो गिल से करती है, ये नहीं होगा। इंसेक्ट अपना इसमें ट्यूब्स होते हैं, ये भी नहीं होगा। अर्थवर्म स्किन से करता है, लेकिन देखो जो इसमें क्या लिखा है कि सबसे कर रहा हो स्किन गिल्स और लंग्स से, तो फ्रॉग वाला एग्जाम्पल, तो फ्रॉग इंपॉर्टेंट है गाइज। तो गाइज मैंने लंग्स के स्ट्रक्चर के साथ आपको ब्रोंकस, ब्रोंकियोल और एल्बुलाई वाली चीज़ें बता दी। तो एल्बुलाई के लिए मैंने यहाँ पर 2 लाइन लिखी, एक बार देख लीजिए जल्दी से। बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एल्बुलाई प्रोवाइड सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस। अगर एल्बुलाई जो है ये किस चीज़ में हेल्प करवाती है, ये सरफेस देती है, यहीं पर एक्सचेंज होता है किसका, गैस का, ऑक्सीजन और CO2 का। और जो एल्बुलाई की वाल होती है इस पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जो अपना CO2 या ऑक्सीजन जा रहा है एक्सचेंज होने के बाद तो बॉडी में जाना चाहिए ना, तो यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, यहीं पर डिफ्यूजन हो जाता है ऑक्सीजन और CO2 का ब्लड वेसल्स में। तो किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है गाइस, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और सच में बोलूंगा, तुम ध्यान से देखना, तुमको ऐसा फील आ जाएगा कि MBBS कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, एकदम तुमको फील आ जाने वाली है। तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सांस लेते हैं, सांस लेने को इंस्पिरेशन बोलते हैं। और इंस्पिरेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है उसको अंदर ले लिया जाता है, फिर दोबारा जब हम सांस ले लेते हैं तो बाहर छोड़ा जाता है। तो जो एल्वुलर एयर होती है, जो अपने एल्वुलाई में कुछ हवा होती है, उसको बाहर फेंक दिया जाता है। ये किस तरीके से फेंका जा रहा है तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ध्यान से देखना। जो अपना लंग्स होता है गाइज,
गाइज आपने देखा होगा कि आपके लंग्स जो होते हैं जब आप सांस लेते हो तो सामने ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठ जाता है लंग्स, ठीक है। क्या होता है आप यहाँ पर टच करके देखोगे तो कुछ रिप्स होती हैं, बोन की जो होती है, बोन की बनी हुई रिप्स होती हैं, ऊपर से रिप के जैसे लंग्स को अपने ढका हुआ होता है, ठीक है। और नीचे से एक डायफ्राम होता है, एक नीचे से ऐसे देखो डोम शेप्ड एक डायफ्राम होता है। इसको देखो, इस रिप्स ने और इस डायफ्राम ने अपने लंग्स को कवर कर लिया है, एक कैविटी बना ली है इस तरीके से, ठीक है। ये नीचे से ऐसे डायफ्राम जाता है, ये नीचे से डायफ्राम ने और ऊपर से ऐसे रिप्स ने ऐसे इसको कवर कर रखा है, तो एक कैविटी बन जाती है। ये नॉर्मल है, ठीक है। इसमें जब एयर अंदर आती है या इंस्पिरेशन होता है तो किस तरीके से होता है, देखो क्या होता है, ये जो अपना डायफ्राम है ये क्या करता है, ये नॉर्मल पोजीशन में, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो नीचे की तरफ आता है और सीधा हो जाता है। गाइस जो अपनी कैविटी थी आपने देखा होगा, जिस कैविटी में ये लंग्स रखा गया है जिस जगह में, तो पहले देखो ये कंजेस्टेड थी, ठीक है। डायफ्राम यहाँ पे चिपका हुआ है, रिप्स ने इसको सीधा, देखो ये सीधा सीधा है, रिप्स ने ऐसे इसको पकड़ रखा है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये डायफ्राम नीचे जब आता है, जब हम इंस्पायर करते हैं तो डायफ्राम नीचे आता है और जो ये रिप्स के बीच में दो रिप्स एक मसल से जुड़ी होती हैं और ये मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, नीचे सीधा हो गया, इन मसल्स ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया। तो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अब ये दो, मान लो ये दो रिप्स हैं, ठीक है, मान लो ये दो रिप्स हैं, अब इन दोनों के बीच में मसल जुड़ी हुई है, ऐसे मसल नॉर्मल पोजीशन पर है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसमें मसल जुड़ी हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ऐसे ऊपर उठ जाएगा। पीछे से भी रिप्स ने कवर कर रखा है, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पीछे की तरफ थोड़ा सा चला जाता है, तो इसमें क्या होता है, स्पेस बढ़ जाता है। जब स्पेस बढ़ जाएगा तो इसमें कुछ हवा पहले से रहती है लंग्स में, कुछ हवा पहले से रहती है लंग्स में, तो स्पेस जब बढ़ जाता है तो प्रेशर जो होता है इसमें कम हो जाता है। अभी अंदर ऐसे था तो प्रेशर लग रहा था, प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा था, यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया, जगह ज़्यादा हो गई तो प्रेशर कम हो गया। अब जब लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो गया तो बाहर में जो एयर है उसका प्रेशर ज़्यादा है, तो वो प्रेशर से हवा अंदर आ जाती है। आपने देखा हो खिड़की दरवाजे, हवा अपने आप अंदर जाती है ना, उसी तरीके से हवा अपने आप अंदर चली जाएगी फेफड़े में, ठीक है। ये इंस्पिरेशन हो गया। और गाइस एक्सप्रेशन में क्या होता है, जो अपना डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये वापस फिर से रिलैक्स हो जाता है, इन मसल ने जो कॉन्ट्रैक्शन शो किया होता है यहाँ भी रिलैक्स हो जाती हैं, तो फिर से वो उठी हुई चीज़ें फिर पिचक जाती हैं और वॉल्यूम कम हो जाता है, इस वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। फिर हमारे लंग्स में जो एयर रहती हैं दबा दी जाती है, प्रेशर से बाहर निकल जाती हैं, तो अपना एक्सप्रेशन हो गया। तो बहुत अच्छे से देखो मैंने एक्सप्लेन किया, फील आ गया होगा इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन क्या होता है। अब हमने इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन कर लिया। अब जो हमारे पास ऑक्सीजन गई हुई है हमारे फेफड़े में, अब वो किस तरीके से हमारे ब्लड में जा रही है, हमारे सेल में जा रही है, जहाँ पर हम उस ऑक्सीजन से क्या कर सकें, ग्लूकोज को तोड़ सकें, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको रिस्पिरेशन करना है, हमको एनर्जी चाहिए, सब कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए, तो वो ब्लड में ऑक्सीजन डिजोल्व कर ली जाती है और वहाँ से किस तरीके से जाता है मैं उसको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग सांस लेते हैं, यहाँ पर अपने पास किस तरीके से सांस आती है। अब देखो अपने ब्लड में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, सुना होगा आप लोगों ने, हीमोग्लोबिन तो बहुत बार सुना होगा। तो ये हीमोग्लोबिन होता है, इस जो होता है ऑक्सीजन के साथ इसकी बहुत अच्छी एफिनिटी होती है। एफिनिटी मतलब कि ऑक्सीजन इसको बहुत पसंद करता है, उसके साथ जाकर जुड़ जाता है, ठीक है। अब ये जो अपना पिगमेंट होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये ब्लड में प्रेजेंट होता है। और ब्लड की किस पार्ट में प्रेजेंट होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ये आपकी बुक में आरबीसी लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये आरबीसी में प्रेजेंट है गाइस। अब क्या होता है, ये जो अपनी ऑक्सीजन यहाँ पर जो भी एयर आई है, यहाँ पर ऑक्सीजन आई है, CO2 आई है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या कर लिया जाता है, ये जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड कर लेता है और बाइंड करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया उसने, और अगर CO2 के साथ कंबाइन कर रहा है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। अब मैं एल्वुलाई के पास ले चलता हूँ। देखो एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, अपनी एल्वुलाई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एल्वुलाई है, ठीक है, और इसमें से कुछ ब्लड वेसल्स जा रही हैं। तो मैंने एल्वुलाई की डिफिनीशन में बताया था कि इसके पास बहुत ही एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है किसका, ब्लड वेसल का। तो यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, मैंने 2 ब्लड वेसल्स पकड़ी हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आई या एयर आई, इसमें से ऑक्सीजन को क्या किया गाइस, डिफ्यूजन से इस ब्लड वेसल्स में ले लिया गया। इस यहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, इसके अंदर भी ब्लड फ्लो हो रहा है, तो डिफ्यूजन से इस ब्लड में आ गई। और मैंने बोला कि ब्लड की जो आरबीसी होती है उसमें हेमोग्लोबिन होता है, तो जो हेमोग्लोबिन है गाइस वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है। फिर इस ऑक्सी हेमोग्लोबिन का क्या किया जाता है, इसको ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब इस ब्लड में गाइस डाइजेशन के बाद हमने ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब किया हुआ था, मैंने डाइजेशन आपको पढ़ाया, तो ग्लूकोज भी इस ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा होगा, ऑक्सीजन भी फ्लो हो रही है, और ये डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में जा रहे हैं, ब्लड अपना सप्लाई हो रहा है, हर सेल तक ब्लड अब जाता है। तुमको भी पता है कहीं भी कट मारो तो ब्लड निकलता है, तो ब्लड हर जगह पे दौड़ ही रहा है। फिर क्या होता है, वो ग्लूकोज जब किसी सेल को ज़रूरत होती है एनर्जी की, तो वहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है उस सेल के अंदर, और उस सेल में ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है, ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ लिया जाता है, पायरुवेट के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़ के एनर्जी निकाल ली जाती है। मैंने बताया ना ऑक्सीजन की प्रेजेंट में किस तरीके से होता है एरोबिक वाले में, तो यही प्रोसेस होता है। फिर उस बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन गया, वो उसमें से एनर्जी निकाली गई, यूज कर लिया गया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है,
जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है रिस्पिरेशन से, इस ब्लड में फ्लो करती हुई फिर से एल्वुलाई के पास आ जाती है। जब एल्वुलाई के पास आती है गाइस, तो एल्वुलाई क्या करता है, मैंने बोला था कि लंग्स में वापस रिलैक्स हो जाता है डायफ्राम, ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है तो गैसेस बाहर निकाल दी जाती हैं। तो जब यहाँ पर CO2 आता है तो ये डिफ्यूजन से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जब वहाँ पर बाहर निकल गया तो लंग्स ने अपना फंक्शन परफॉर्म किया, अपना पोजीशन सब कुछ रिलैक्स किया और प्रेशर अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ाया और CO2 को बाहर छोड़ दिया, ठीक है। यही रिस्पिरेशन होता है, बेसिक चीज़ है, रिस्पिरेशन खत्म हो गया। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि सॉल्युबल कौन सा ज़्यादा होता है, CO2 या ऑक्सीजन वाटर के साथ सॉल्युबल होता है। तो CO2 जो है अपना मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। CO2 जो है इसमें लिखा है मैंने, CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। अपना जो ब्लड है गाइस, उसमें ब्लड में मैक्सिमम वाटर होता है, तो ये जो CO2 है ये ज़्यादा जल्दी डिजॉल्व होता है किसके साथ, वाटर के साथ। तो इसलिए जो CO2 होता है ये डिजॉल्व फॉर्म में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म। और ऑक्सीजन ऑक्सीहोमोग्लोबिन की भी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया ना कि किस तरीके से एल्वुलाई के पास एक्सचेंज होता है, किस तरीके से सांस ली जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और गाइज कुछ जो एयर है अपने लंग्स में हमेशा रहती है, किस वजह से रहती है, अगर देखो हम पूरा लंग्स खाली रहेगा तो हम जब एयर लेंगे तो टाइम लगेगा। किस चीज़ में टाइम लगेगा कि हवा पहले फेफड़े में भरेगी, ठीक है, भरने के बाद फिर वहाँ से बॉडी पार्ट्स में जाएगी। तो कुछ जो गॉड ने अपने जो गॉड होते हैं, जब हम लोग को जब डिज़ाइन कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, कुछ जो है एयर अपने लंग्स में ऑलरेडी रहने दी ताकि ऑक्सीजन आए तो उसको भरने में टाइम ना वेस्ट हो, बहुत जल्दी रिस्पिरेशन हो जाए, जल्दी से इसका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो जाए। क्योंकि हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहती है, तो एनर्जी हमारी लगातार बनती रहे अपनी बॉडी को चलाने के लिए। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, कुछ एयर जो है अपने लंग्स में भर दी इन्होंने पहले से ही, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर देखो मैंने एक ही वीडियो में आपका रिस्पिरेशन पूरा कंप्लीट कर दिया और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। तो इससे मिलते जुलते मैंने कुछ क्वेश्चन भी बनाए हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार मैं उनको भी डिस्कस करके वीडियो अपना खत्म करता हूँ। गाइज जो क्वेश्चन बनाया मैंने, देखो हेमोग्लोबिन कहाँ पर प्रेजेंट है, 4 ऑप्शन दिए मैंने, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ऑल ऑफ दीज। तो जिसने बहुत बारीकी से नहीं पढ़ा होगा वो ऑल ऑफ दीज लगा के आ जाएगा। तो देखो मैंने बताया था कि अपना हेमोग्लोबिन जो है वो RBC में प्रेजेंट होता है ब्लड के, तो इसमें RBC होगा, ठीक है। दूसरा मैंने बोला है कि कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, भाई अभी मैंने पीछे बताया आपको, ऑक्सीजन दिया है, CO2 दिया है, दोनों इक्वली सॉल्युबल होंगे या दोनों अनसॉल्युबल होंगे, तो अपना CO2 जल्दी सॉल्युबल होता है। अपना दिमाग लगाते रहना, ठीक है। हेमोग्लोबिन किसके साथ एफिनिटी ज़्यादा है, मैंने बोला हेमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है। इस वजह से अपनी जो लंग्स होती हैं ऑक्सीजन एब्जॉर्व करती हैं, ना कि CO2 एब्जॉर्व कर लेती हैं। एफिनिटी ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ है तो पहले ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगी और ऑक्सीजन पहले एब्जॉर्व होगा। नहीं, अगर ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा नहीं होती तो CO2 को लेकर आ जाती है ना। तो NCERT में ऐसे लिखा हुआ है, कहानी की तरह लिखा हुआ है। उस गाइस उसको समझने के लिए बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है और उसके लिए मैं हूँ ही, तुमको मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है। मैंने बोला कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रिस्पायरेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। और ये कहाँ पर होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या जहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो या दोनों में या किसी में नहीं। तो मैंने बोला था कि जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। पांचवा क्वेश्चन है कि गैसेस एक्सचेंज प्लांट में कहाँ पर होता है, एपिडर्मिस, पैरेन्काइमा, स्टोमेटा, क्लोरोप्लास्ट। तो कहाँ पर होगा, मैंने स्टोमेटा बताया। अब क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होती है, ये जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में रिस्पायरेशन होता है तो मैंने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और जो ग्लूकोज तोड़ते हैं हम पहले पायरुवेट में, तो ग्लूकोज का पहले पायरुवेट में टूटना इसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। और ये कहाँ पर होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। मैं लिख देता हूँ, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। ये कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गाइज। आपका पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है, तो तुमको थोड़ा सा एफर्ट देने की ज़रूरत है। इस टाइम पे थोड़ी सी मेहनत करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपके पास अगर कुछ क्वेश्चन वाली बुक है या आपने खरीदा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप या NCERT एग्जाम्पलर, तो आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 लेक्चर में आपका सारा कोर्स करा दूंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा दबाकर, अच्छी सीरीज होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली। तो गाइज थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जिसने भी अभी पढ़ाई नहीं की है उसको ये वीडियो शेयर करो, ठीक है। क्योंकि उसका भी भला हो भाई, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं।